नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं गौरव सावंत। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष पद के चुनाव में बीजेपी और टीएमसी के बीच इस समय तलवारें खिंची हुई हैं। बीसीसीआई से सौरव गांगुली की विदाई को तृणमूल कांग्रेस ने बड़ा मुद्दा बनाते हुए बीजेपी पर हमला बोल दिया है। टीएमसी सांसद शांतनु सेन ने आरोप लगाया कि सौरव गांगुली को पश्चिम बंगाल का होने की वजह से या फिर बीजेपी में शामिल होने का प्रस्ताव ठुकराने की वजह से हटाया जा रहा है। बचाव में बीजेपी के नेता दिलीप घोष ने कहा कि टीएमसी खेल पर राजनीति न करे। रोजर बिन्नी फिर सुर्खियों पर हैं। टीम इंडिया को पहली बार वर्ल्ड कप जिताने में मदद करने वाले बिन्नी अब भारतीय क्रिकेट के कर्ता धर्ता यानी बीसीसीआई के अध्यक्ष बनने वाले हैं। कल उन्होंने पर्चा भरा है और इसकी पूरी उम्मीद है कि वो निर्विरोध निर्वाचित होंगे। अभी तक की सिचुएशन अनअपोज जैसी है। संस्था को चलाने के लिए बहुत अच्छी चीज है अगर हम सहमति से लोगों का जो है चयन हो जाए, चुनाव हो जाए, इससे बढ़िया कोई बात नहीं होती। होना तो ये चाहिए था कि वर्ल्ड कप विजेता खिलाड़ी की बीसीसीआई अध्यक्ष के रूप में ताजपोशी पर क्रिकेट की दुनिया में जश्न मनता, लेकिन बिन्नी की संभावित ताजपोशी विवादों में घिर गई है, क्योंकि वो जिनकी जगह लेने जा रहे हैं वो भारतीय क्रिकेट के महानायकों में एक हैं। नाम है सौरव गांगुली। मैच फिक्सिंग स्कैंडल से टीम इंडिया को उबारकर नई ऊंचाई तक पहुंचाने वाले सौरव गांगुली की बीसीसीआई अध्यक्ष पद से विदाई हो रही है और जिस तरह से ये हो रहा है उसे लेकर पश्चिम बंगाल में सियासी जंग छिड़ गई है। टीएमसी सांसद शांतनु सेन ने बांग्ला कार्ड खेलते हुए आरोप लगाया है कि बीजेपी ज्वाइन न करने की वजह से गांगुली की बीसीसीआई से छुट्टी हो रही है। शांतनु सेन के वार पर बीजेपी की तरफ से भी पलटवार हुआ है। Cabinet Home Minister Amit Shah ji came to the house of Saurav Ganguly and had a full dinner. We also came to know that Saurav Ganguly was approached repeatedly to join BJP, and as because he hasn't given his consent to join BJP, probably he has become a prey to this political vendetta. Today we have seen he has been removed from the chair of BCCI president. प्रश्न जो लोग उठा रहे हैं, टीएमसी के लोग केवल राजनीति करते हैं। बंगाल एक समय खेल में सबसे आगे था, आज बंगाल खेल में कहाँ है? फुटबॉल, क्रिकेट, जहां सौरभ जैसा क्रिकेटर हमको मिला है वो क्रिकेट कहाँ है आज? अभी हाल ही में बीसीसीआई अध्यक्ष कार्यकाल बढ़ाने के लिए बीसीसीआई के संविधान संशोधन प्रस्ताव को सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दी थी। तब माना जा रहा था गांगुली अध्यक्ष बने रहेंगे। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि आखिर क्या हुआ कि गांगुली को बीसीसीआई से आउट किया जा रहा है। दीपा नाता दास के साथ सूर्याग्नि राय, कोलकाता, आज तक। क्या पश्चिम बंगाल की सियासत के दो पार्टों के बीच फंस गए हैं दादा? सौरव गांगुली पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बेहद करीबी माने जाते हैं। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से भी, बीजेपी के अध्यक्ष रहे अमित शाह से भी उनके अच्छे रिश्ते रहे हैं। क्या सौरव गांगुली के लिए दोनों से रिश्ता निभाना मुश्किल हो चला है? ये तस्वीर ज्यादा पुरानी नहीं है। इसी साल मई की तस्वीर है जब कोलकाता में सौरव गांगुली के घर पहुंचे थे अमित शाह। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली ने गृह मंत्री अमित शाह के लिए भव्य भोज रखा था। गांगुली के घर अमित शाह की दावत से पश्चिम बंगाल की सियासत में एक बार फिर से ये चर्चा गर्मा गई थी कि क्या दादा बीजेपी का दामन थामेंगे। अब 5 महीने के बाद देखिए सियासत किस तरह से पूरी तरह घूम गई है। गांगुली के बीजेपी में जाने की अटकलों ने अब गांगुली से बीजेपी के प्रतिशोध के आरोपों में बदल गई है। আজকে তিনি একটা জায়গায় বিসিসিআই ছিলেন, কালকে হয়তো আরো একটা অন্য কোনো আরো বড় পদে হয়তো তিনি যাবেন। ওনার জন্য অল দ্য বেস্ট বলবো। এখানে রাজনীতি নয়, বিজেপি কখনো এই সব নিয়ে রাজনীতি করে না। पश्चिम की सियासत में बीजेपी के उभार से पहले गांगुली सीएम ममता बनर्जी के बेहद करीब थे। क्रिकेट प्रशासक के रूप में करियर की शुरुआत करते हुए जब गांगुली पश्चिम बंगाल क्रिकेट संघ के अध्यक्ष बने तो उन्होंने इसके लिए ममता बनर्जी को बधाई दी थी। ये रिश्ता आज भी जारी है। पिछले दिनों जब तबीयत खराब होने पर गांगुली अस्पताल में भर्ती हुए तो उन्हें देखने ममता बनर्जी पहुंची थी।
पश्चिम बंगाल में गांगुली की गाड़ी तेज और सपाट तरीके से चल रही थी, लेकिन 2019 में जब वो बीसीसीआई के अध्यक्ष बने तो उनके लिए स्थिति बदल गई। आरोप लगा कि बीजेपी से किसी डील के तहत उनको बीसीसीआई के बॉस का पद मिला है। तब से लगातार ये अटकलें चलती रही कि वो पश्चिम बंगाल में बीजेपी का चेहरा बन सकते हैं। लेकिन बताया जाता है कि ममता बनर्जी से अपने पुराने रिश्ते को ध्यान में रखकर गांगुली ने सक्रिय राजनीति से दूरी बनाए रखी। अब जबकि गांगुली को बीसीसीआई में एक्सटेंशन नहीं मिल रहा तो टीएमसी हमलावर है कि बीजेपी ने दादा को पार्टी में शामिल न होने की सजा दी है। आज तक ब्यूरो। अच्छा, इस बीच पश्चिम बंगाल के जो पूर्व खेल मंत्री हैं, टीएमसी के नेता मदन मित्रा, सौरव गांगुली को लेकर उन्होंने भी एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने यह दावा किया है कि बीजेपी की बात न मानने की वजह से सौरव गांगुली को अध्यक्ष पद से हाथ धोना पड़ा। यह उन्होंने कहा कि बीजेपी की रणनीति तो यह थी कि ममता बनर्जी के विरुद्ध सौरव गांगुली को खड़ा किया जाए और अगर बीजेपी जीतती है तो सौरव गांगुली को बंगाल का मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन जब वैसा नहीं हुआ तो अब सौरव गांगुली को हटा दिया गया। बात करेंगे मदन मित्रा के साथ, जो राज्य के पूर्व स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे और सौरव गांगुली के बहुत ही करीबी हैं। दादा, ये जो तृणमूल की तरफ से कहा जा रहा है कि ट्वीट करके बाइट देके कि बीजेपी चाहती थी कि सौरव गांगुली बीजेपी ज्वाइन करे, उन्होंने ऐसा नहीं किया तो उनको हटा दिया गया, रीइलेक्ट नहीं हुए वो। देखिए, मैं मदन मित्रा क्लेम कर सकता हूं जो सौरव गांगुली को साथ जिसका ताल्लुकात है बंगाल में, अगर वो 5 आदमी होगा उसमें से मदन मित्रा एक है। वो मेरा अपना घर का है, छोटा भाई है। जिस दिन वो बीसीसीआई का प्रेसिडेंट बना उससे 7 दिन पहले मेरा साथ एक प्रोग्राम में थे। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं दिखाया कि मैं बीसीसीआई का प्रेसिडेंट हूं, क्योंकि वो नाम से ही बीसीसीआई का प्रेसिडेंट का ऊपर है। उसका नाम है सौरव गांगुली, द एक्स इंडियन कैप्टन। अगर बीजेपी का इंटेंशन ऐसा है, इट्स एब्सोल्युटली मैलाफाइडी। अगर हमारा साथ दो, नहीं तो तुमको निकाल दिया जाएगा। अगर दूसरा आदमी होता था तो तुरंत उसको अरेस्ट कर लेते थे। तो शायद सौरभ को अरेस्ट करने का साहस और हिम्मत नहीं दिखाया। तो आपको लगता है कि ये जो तृणमूल की तरफ से ये बहुत बड़ा एक साजिश है। और आइए अब बात करते हैं जम्मू में वोटर लिस्ट को लेकर आए एक बड़े आदेश की। जम्मू में अब 1 साल से ज्यादा समय से रहने वाले लोग भी 18 साल से अगर उम्र ज्यादा है तो वोट डाल सकेंगे। वोटिंग के लिए वो अपने नाम को वोटर लिस्ट में जुड़वा सकेंगे और वोटर बन सकेंगे जम्मू क्षेत्र में। इस संबंध में जम्मू जिला चुनाव अधिकारी ने बाकायदा एक आदेश जारी कर दिया है। लेकिन इस आदेश पर अब सियासत तेज हो गई है। जम्मू कश्मीर की फिजा बदलने लगी है, चुनाव की दस्तक सुनाई दे रही है, तो सियासी पार्टियों ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। तैयारियां चुनाव आयोग की ओर से भी है। जिन बदलावों का फैसला लिया गया था, अब उन्हें लागू करने के आदेश भी जारी हो रहे हैं। जम्मू में 1 साल से रह रहे लोगों को वोटर लिस्ट में जगह मिलेगी। तहसीलदारों या राजस्व के अधिकारियों को आवास प्रमाण पत्र जारी करने के अधिकार दिए गए हैं। जम्मू के जिला निर्वाचन अधिकारी की ओर से उन दस्तावेजों की सूची भी जारी की गई है जिन्हें निवास के प्रमाण के तौर पर स्वीकार किया जा सकता है। प्रमाण पत्र जारी करने का मकसद उन लोगों को मतदाता सूची में शामिल करना है जो रजिस्ट्रेशन में परेशानियों का सामना कर रहे हैं। जम्मू प्रशासन के आदेश के बाद सियासत एक बार फिर फुल स्पीड में है। इसमें ये कहा गया है कि जो 7 डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें आधार है, बैंक की कॉपी है, इसी तरह से ड्राइविंग लाइसेंस है, कुछ मकान के कागजात हैं। इन 7 कागजों को लेकर के उन्होंने ये कहा है कि कोई भी जो 1 साल से यहाँ पर रह रहा है वो वोट बनवा सकता है। ये तो एडमिनिस्ट्रेशन सारी जो है वो भाजपा के इशारे पे नाचती है और इस वक्त जो एडमिनिस्ट्रेशन है, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन, वो रिमोट कंट्रोल से चलती है। इसलिए मंशा और नीयत साफ है
कि आउटसाइड वोटर्स जो यहाँ पे घूमने भी आता है, किसी का बैंक में खाता है, वो यहाँ काम करने आता है फिर जाता है, तो वो भी एक मान लिया गया। और किसी कानून में 1 साल का कोई ऐसा प्रावधान नहीं। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर कौन से वो दस्तावेज हैं जिनके आधार पर जम्मू में 1 साल से रह रहे लोगों को वोटर लिस्ट में जगह मिल सकती है। 1 साल के लिए पानी, बिजली, गैस कनेक्शन, आधार कार्ड, राष्ट्रीयकृत अनुसूचित बैंक, पोस्ट ऑफिस का मौजूदा पासबुक, पासपोर्ट, जमीन के मालिकाना हक का किसान बही समेत राजस्व विभाग का रिकॉर्ड, अगर किराएदार हैं तो रजिस्टर रेंट या लीज डीड, अगर खुद का घर है तो सेल डीड। जम्मू प्रशासन ने जो दिशा निर्देश जारी किए हैं उनमें ये भी कहा गया है कि नए वोटर के रजिस्ट्रेशन में इन दस्तावेजों के अलावा निवास के अन्य प्रमाण पत्र भी स्वीकार किए जाएंगे। हालांकि ऐसे मामलों में इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर की तरफ से अधिकार प्राप्त अधिकारी को फील्ड वेरिफिकेशन करना होगा। अब जम्मू प्रशासन के फैसले पर सियासी कोहराम है। बीजेपी को छोड़कर सारी पार्टियां विरोध कर रही हैं। यूं जम्मू कश्मीर में बीजेपी का समर्थन करने वाली शिवसेना ने भी बाहरी वोटों के मुद्दे पर विपक्ष का दामन थाम रखा है। जो मतदान को, गैर स्थानीय लोगों के मतदान को लेकर जो क्राइटेरिया फिक्स किया गया है, जो मात्र 1 साल का उनके पीरियड फिक्स किया गया है, हम कड़े शब्दों के अंदर उसकी निंदा करते हैं। एक बार फिर ये स्थानीय लोगों के हकों का, उनके अधिकारों का हनन है, उनके साथ विश्वासघात है। जम्मू के चुनाव अधिकारी के फैसले से ये साफ है कि पहले से मौजूद वोटर लिस्ट लंबी होगी, लिहाजा ये तय है कि सियासत अभी और स्पीड पकड़ेगी। जम्मू से सुनील जी भट्ट के साथ आज तक ब्यूरो। पीडीपी के अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने केंद्र सरकार की नीयत पर ही प्रश्न उठा लिए हैं। आइए हम आपको सुनवाते हैं कि आखिर महबूबा मुफ्ती को जम्मू में जारी इस आदेश से आपत्ति क्यों है। देखिए, हम पिछले कई सालों से ये बात बता रहे हैं कि 370 हटाने के पीछे जो मंशा है बीजेपी की, वो बहुत ही नाजायज है और उनका मकसद है जम्मू कश्मीर की जो आबादी है उसका तनासुल, उसको चेंज करना। और अब ये शुरुआत जो है, जम्मू में लोगों का बाहर से सैलाब आएगा, जिसकी वजह से न सिर्फ वहां का जो डोगरा कल्चर है उसको नुकसान होगा, बल्कि जो वहां का कारोबार है, वहां की नौकरियां हैं, वहां के जो हमारे पास जो वसाइल हैं उनके ऊपर डाका डाला जाएगा। ऑलरेडी जम्मू में क्राइम रेट बहुत बढ़ गया है जब से ये सिलसिला इन्होंने शुरू किया है, बाहर के लोगों के लिए दरवाजे खोल दिए हैं। तो मेरा ये कहने का मकसद है कि ये कोशिश करते हैं कि जम्मू और कश्मीर को मजहब और इलाकाई बुनियादों पे लड़ाने की। अनुच्छेद 370 की विदाई के बाद जम्मू कश्मीर को राज्य से केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, लेकिन केंद्र सरकार बार बार यह वादा दोहरा रही है कि चुनाव जल्द होंगे। चुनाव की तैयारियां चल भी रही हैं। वोटर लिस्ट में सुधार का काम इस समय जोर शोर से चल रहा है। जम्मू कश्मीर ने कई बदलाव देखे। कश्मीरी पंडितों का पलायन देखा तो आतंकवाद का भयानक दौर भी देखा। 370 की विदाई भी देखी। धारा 370(3) के अंतर्गत पब्लिक नोटिफिकेशन से धारा 370 को सीज करने के अधिकार है। तो 370 की विदाई पर कश्मीर की सियासी पार्टियों का विरोध भी देखा। जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा छीना गया और केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। धारा 370 की विदाई के बाद जम्मू कश्मीर की सियासी तस्वीर बदलने की भी पूरी तैयारी है। परिसीमन आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। आयोग ने विधानसभा की सीटों में बदलाव की सिफारिश की है। इन प्रस्तावों के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अब विधानसभा सीटें 83 से बढ़कर 90 हो जाएंगी, जबकि लोकसभा सीटें 5 ही रहेंगी। राज्य की मौजूदा विधानसभा सीटों की संरचना में भी बड़े बदलाव की सिफारिश की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू की विधानसभा सीटें 37 से बढ़ाकर 43
और कश्मीर की 46 से 47 किए जाने का प्रस्ताव है। मई में परिसीमन आयोग की रिपोर्ट के बाद अगस्त में चुनाव आयोग ने बड़ा ऐलान किया। अब गैर कश्मीरी नागरिक भी वहां वोट डाल सकेंगे। जम्मू कश्मीर में रह रहे कर्मचारी, छात्र, मजदूर और कोई भी गैर स्थानीय अपना नाम वोटर लिस्ट में शामिल करा सकता है। वोटर लिस्ट में नाम शामिल कराने के लिए स्थानीय निवास प्रमाण पत्र की भी जरूरत नहीं है। जम्मू कश्मीर में तैनात सुरक्षा बलों के जवान भी वोटर लिस्ट में नाम शामिल कराकर वोटिंग कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने जब ये उम्मीद जताई कि इस कवायद से करीब 25 लाख नए वोटरों के नाम वोटर लिस्ट में शामिल होंगे, तो विपक्ष ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। The Representation of Peoples Act 1951 ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो देश के एक कोने में रहता है और वहां रजिस्टर्ड वोटर है, अगर वो काफी लंबे समय से वहां नहीं रह रहा और दूसरे स्थान पर रहता है, जिस स्थान पर वो पहले रह रहा है वहां का वोट कटवा के फॉर्म 6 भरने के उपरांत वो दूसरी जगह पर अपना वोट रजिस्टर्ड करवा सकता। अब जम्मू कश्मीर में नए मतदाताओं के रजिस्ट्रेशन, वोटर लिस्ट में नाम सुधारने और जगह छोड़कर जा चुके या गुजर चुके मतदाताओं के नाम हटाने को लेकर विशेष संशोधन प्रक्रिया चल रही है। 25 नवंबर तक ये कवायद पूरी कर ली जाएगी। आंकड़ों के मुताबिक जम्मू कश्मीर में 18 साल से ज्यादा उम्र के करीब 98 लाख लोग हैं, जबकि आखिरी मतदाता सूची के मुताबिक लिस्टेड वोटर्स की कुल संख्या सिर्फ 76 लाख है। जम्मू से सुनील जी भट्ट के साथ आज तक ब्यूरो। जम्मू कश्मीर से आइए अब हम आपको लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश। अब बात करते हैं मदरसों के सर्वे की। उत्तर प्रदेश में अवैध मदरसों को नोटिस जारी किया जा रहा है और इसके खिलाफ समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक हाजी जमीरुल्लाह ने एक धमकी भरा बयान देते हुए कहा है कि अगर जांच के बाद मदरसों पर पाबंदी लगाने की साजिश की गई तो घर घर में मदरसे खुलेंगे। यूपी में आने लगे मदरसा सर्वे के नतीजे। अलीगढ़ से मुरादाबाद अवैध मदरसे। सर्वे के नतीजों से मदरसों में हड़कंप। यूपी में मदरसे को लेकर एक और संग्राम छिड़ने वाला है। जी हां, निजी मदरसों के सर्वे के नतीजे आने लगे हैं। जो मदरसे बिना रजिस्ट्रेशन के चलते मिले, उन्हें नोटिस भेजा जा रहा है। नोटिस के मदरसा संचालक सख्ते में हैं। उन्हें लग रहा है कि कहीं मदरसों पर ताला न लग जाए। तूफान कर रहा था मेरे अज़्म का तवाफ, दुनिया समझ रही थी कश्ती भंवर में है, मदरसा कभी बंद नहीं होने वाला है, अवैध नहीं है। अलीगढ़ में जिला प्रशासन ने गैर पंजीकृत मदरसों के सर्वे की रिपोर्ट शासन में भेज दी है। जिले की 5 तहसीलों में कुल 103 अवैध मदरसे मिले हैं। उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड में बिना पंजीकरण के ही इनका संचालन हो रहा था। आगे की कार्रवाई का निर्णय शासन स्तर से ही होगा। उधर मुरादाबाद से भी मदरसा सर्वे की रिपोर्ट शासन को भेज दी गई है। सर्वे में 585 मदरसे ऐसे सामने आए जो बिना पंजीकरण के संचालित किए जा रहे थे। इनमें 175 मदरसे मुरादाबाद शहर में हैं। मदरसा सर्वे का विरोध करने वाली समाजवादी पार्टी मदरसों को नोटिस के खिलाफ खड़ी हो गई है। अलीगढ़ समाजवादी पार्टी से पूर्व विधायक हाजी जमीरुल्लाह ने चेतावनी दी है कि अगर जांच के बाद मदरसों पर पाबंदी लगाने की कोशिश की गई तो घर घर में मदरसे होंगे। कुरान न रुका न रुकेगा और इनके जितना ये मूली करेंगे, योगी जी जितने मूली करेंगे उतने लोग अपने बच्चों को कुरान की तालीम दिलाएंगे। तलवारें खींचने लगी हैं। सर्दी की आहट के बीच यूपी की सियासत में गर्मी तय लग रही है। मुरादाबाद से जगत गौतम और अलीगढ़ से शिवम सारस्वत के साथ आज तक ब्यूरो।
गुजरात के चुनाव में यात्राओं की हमेशा से अहमियत रही है। बीजेपी यात्राओं के जरिए गुजरात में प्रचार युद्ध को रफ्तार दे रही है। इस बार भी भरपूर तैयारी इसी बात की है। गुजरात में इस बार बीजेपी ने 5 गौरव यात्रा निकालने की मेगा तैयारी की है और इसकी शुरुआत आज मेहसाणा से हो गई है। गुजरात में बीजेपी के चुनावी रथ ने रफ्तार पकड़ ली है। पीएम मोदी और अमित शाह के दौरे के बाद अब बीजेपी एक और मेगा प्लान को अंजाम तक पहुंचाने में लगी है और वो है गुजरात में गौरव यात्रा निकालने का। गुजरात में आज से गौरव यात्रा की शुरुआत करी है भाजपा सरकार और यहाँ पर आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं किस तरीके से बीजेपी के जो प्रेसिडेंट है जेपी नड्डा और साथ ही गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, साथ ही बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट सीआर पाटिल सारे मौजूद है और अब वो हरी झंडी दिखाते हुए ये जो गौरव यात्रा है उसे हरी झंडी दिखाते हुए अब ये गौरव यात्रा आज से इसका आगाज किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि लगभग टोटल 5 ऐसी गौरव यात्रा गुजरात के अलग अलग हिस्सों से निकलेगी। बीजेपी की ये यात्रा कितनी बड़ी है ये भी जान लीजिए। बीजेपी 5 गौरव यात्रा निकाल रही है। ये यात्राएं 11 दिनों तक चलेंगी। यात्रा के दौरान 5,734 किलोमीटर कवर होगा। 120 जनसभाएं होंगी। 358 स्वागत सभाओं का भी प्लान है। 144 विधानसभा सीट पर असर की तैयारी है। कोई भारतीय जनता पार्टी की गौरव यात्रा नहीं है। ये यात्रा निकालने वाली भारतीय जनता पार्टी हो सकती है। ये गौरव यात्रा सिर्फ गुजरात की गौरव यात्रा नहीं है। ये गौरव यात्रा भारत के गौरव को स्थापित करने वाली गौरव यात्रा है। सबको साथ लेकर के चलने वाला भारत जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे छलांग लगा रहा है, उस गौरव यात्रा की गंगोत्री गुजरात है। बीजेपी ने इन यात्राओं का बड़ी ही बारीकी से ताना बाना तैयार किया है। इन यात्राओं की शुरुआत और समाप्ति किसी न किसी धार्मिक केंद्र से हो रही है। पहली यात्रा मेहसाणा से कच्छ तक है। दूसरी यात्रा द्वारका से पोरबंदर की है, जिसे जेपी नड्डा ही झंडा दिखाएंगे। तीसरी यात्रा जंजारका से सोमनाथ तक है, जिसे अमित शाह झंडा दिखाएंगे। चौथी यात्रा उनाई नवसारी से अंबाजी मंदिर बनासकांठा तक जाएगी। 5वीं यात्रा उनाई नवसारी से फगवेल खेरा तक जाएगी। ये हमारा सौभाग्य है और इस सौभाग्य को ध्यान में रखते हुए ये भारतीय जनता पार्टी गौरव यात्रा निकाले, लेकिन गुजरात का एक एक व्यक्ति इस गौरव यात्रा से गौरवान्वित होना है। एक एक व्यक्ति को ये गौरव का पल के साथ अपने आप को शामिल करना है। बीजेपी ने इन यात्राओं में आदिवासी वोटरों पर भी फोकस रखा है। एक यात्रा का नाम बिरसा मुंडा पर रखा गया है। आदिवासी बहुल इलाकों को यात्रा में प्रमुखता दी गई है, क्योंकि पिछले चुनाव में बीजेपी को आदिवासी वोट उम्मीद के मुताबिक नहीं मिल पाए थे। सौरभ वक्तानिया, मेहसाणा, आज तक। वक्त एक ब्रेक का। देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। आज तक HD, सबसे तेज, सबसे ज्यादा। पावर्ड बाय ईबिक्स कैश, हर खुशी के लिए काफी है। दुनिया की किसी भी मुश्किल से प्रार्थनाएं ज्यादा वायरल होती हैं। इन्हें फैलाते रहिए। जेड ब्लैक 3-in-1 प्रीमियम अगरबत्ती, प्रार्थना होगी स्वीकार। हम अकेले ड्यूटी करते हैं, हम गरीब आदमी हैं सर। मेरी क्या गलती है बताइए? गांव से इसीलिए आए कि अपना परिवार का भरण पोषण होता रहे। आत्मसम्मान तो मेरा चला ही गया, मुझे सिर्फ रिस्पेक्ट चाहिए। जितने भी पूरे भारत में सिक्योरिटी गार्ड लगे हुए हैं, सबको मान सम्मान मिलना चाहिए। हम आपकी कहानी पूरी दुनिया को सुनाएंगे और आपके स्वाभिमान के लिए आवाज उठाएंगे। रात 9 बजे आज तक पर। टाइटल स्पॉन्सर लक्स कोजी इनरवेयर, चेहरे पे मुस्कान। Rabindranath Tagore University, the pioneers in skill development. Join India's premier skill-based university.
Rabindranath Tagore University. This festival, bring in Nissan Magnite. Big on dreams. Bold in passion. Beautiful in every drive. Rush to the nearest Nissan dealership now. एसिडिटी, हार्टबर्न और गैस को खत्म करे कम से कम समय में और पेट को रखे कूल लंबे समय तक। प्रोटैंस, ईट हैप्पीली, लिव हैप्पीली। Presented by Servocon Transformers and Servo Stabilizers. रखे सब कंट्रोल में Servocon. Presented by Patanjali Kesh Kanti Advanced Herbal Hair Expert Oil. Scientific व effective solution. In association with No Stress Phenolics. Ace Aquacasa coming soon. रतनलाल सी बाफना जूलर्स, जहां विश्वास ही परंपरा है। Pringle Home Appliances, रखे ख्याल हर पल। जगत देव सूत्र हर्बल बॉडी लोशन एंड फेस जेल, एलोवेरा कोको बटर एंड चिया बटर। बड़े भैया मतलब अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स, द ओरिजिनल फाउंडर्स कंपनी DRS ग्रुप। होराइजन एट एस पार्कवे सेक्टर 150 नोएडा। भारत का पहला ISI प्रमाणित वॉल पुट्टी सकर्णी सुमो, दीवारों का स्पेशलिस्ट। रेलवे कर्मचारियों के लिए मोदी सरकार ने खोला खजाना। 78 दिनों के बोनस का ऐलान। कैबिनेट बैठक के बाद बोले अनुराग ठाकुर, तेल कंपनियों को 22,000 करोड़ का ग्रांट। गुजरात गौरव यात्रा ने पकड़ी रफ्तार। मेहसाणा के बाद द्वारका में भी बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिखाई हरी झंडी। कल अमित शाह होंगे शामिल। उत्तर प्रदेश के बाढ़ प्रभावित बलरामपुर का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया हवाई सर्वे। अधिकारियों को राहत सामग्री मुहैया कराने के दिए निर्देश। फसल नष्ट पर सर्वे रिपोर्ट मांगा। बीसीसीआई में सौरव गांगुली को दूसरा मौका नहीं मिलने पर बीजेपी और टीएमसी आमने सामने। ममता की पार्टी ने बीजेपी पर साधा निशाना। बीजेपी का पलटवार, खेलों को तो बख्श दो। केरल के पथनमथिट्टा में मानव बलि की सनसनीखेज वारदात। पैसे के लिए 2 महिलाओं की बेरहमी से हत्या। 56 टुकड़ों में लाश को काटने का शक। गुजरात में साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होंगे। तारीख का भी ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन बीजेपी ने चुनावी शंखनाद कर दिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गुजरात के मेहसाणा से गुजरात गौरव यात्रा की शुरुआत की। मेहसाणा से उन्होंने पहली यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। दूसरी यात्रा का आरंभ द्वारका से हुआ। इस बार कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी भी मैदान में है। एक बार फिर चुनाव प्रचार की कमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद संभाल ली है। 3 दिनों के दौरे पर उन्होंने गुजरात को कई योजनाओं की सौगात दी और चुनावी सभा को भी संबोधित किया। वहीं आज जेपी नड्डा पहुंचे हैं और कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुजरात पहुंच रहे हैं। वो 3 और गौरव यात्राओं को हरी झंडी दिखाएंगे। इन यात्राओं का मकसद लोगों को यह बताना है कि बीजेपी ने 27 वर्षों के शासन में गुजरात की जनता के लिए
क्या क्या किया। गुजरात मतलब प्रधानमंत्री मोदी की साख। गुजरात मतलब 27 साल से बीजेपी की सरकार। किसी भी हाल में बीजेपी न तो पीएम मोदी की साख को कमजोर होने देगी और न ही 27 साल से सत्ता में रहने के सिलसिले को टूटने देगी। लिहाजा पीएम मोदी के मेगा दौरे के बाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा गुजरात पहुंचे और कल अमित शाह चुनावी तैयारियों को एक नई धार देंगे। आज नड्डा सबसे पहले मेहसाणा पहुंचे और गुजरात गौरव यात्रा के तहत होने वाली 5 यात्राओं में से पहली यात्रा को हरी झंडी दिखाई। ये यात्रा मेहसाणा जिले के बहुचराजी से कच्छ जिले के माता नौमड़ तक जाएगी। कोई भारतीय जनता पार्टी की गौरव यात्रा नहीं है। ये यात्रा निकालने वाली भारतीय जनता पार्टी हो सकती है। ये गौरव यात्रा सिर्फ गुजरात की गौरव यात्रा नहीं है। ये गौरव यात्रा भारत के गौरव को स्थापित करने वाली गौरव यात्रा है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, सबको साथ लेकर के चलने वाला भारत जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे छलांग लगा रहा है, उस गौरव यात्रा की गंगोत्री गुजरात है। इस बात के लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। भारत को आधुनिक भारत बनाते हुए दुनिया के नक्शे पर खड़ा करने का काम किया तो आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया, ये भी हमको याद है। इसलिए मित्रों, ये हमारा सौभाग्य है और इस सौभाग्य को ध्यान में रखते हुए ये भारतीय जनता पार्टी गौरव यात्रा निकाले, लेकिन गुजरात का एक एक व्यक्ति गौरव यात्रा से गौरवान्वित होना है। गुजरात गौरव यात्रा के तहत दूसरी यात्रा की शुरुआत के लिए नड्डा द्वारका पहुंचे। यहां से पोरबंदर तक जाने वाली गुजरात गौरव यात्रा को रवाना किया। गुजरात गौरव यात्रा 20 अक्टूबर तक चलेगी और प्रदेश की 182 में से 144 सीटों को कवर करेगी। बीजेपी की गुजरात गौरव यात्रा का एक अहम धार्मिक एंगल है। अगले 10 दिनों तक चलने वाली 5 यात्राओं का रूट मंदिरों से शुरू हो रहा है और कुछ का समापन भी मंदिर में ही होगा। पहली यात्रा मेहसाणा जिले के बहुचराजी के सूर्य मंदिर से माता नौमड़ में आशापुरा माता मंदिर तक जाएगी। दूसरी यात्रा तीर्थ नगरी द्वारका से पोरबंदर में महात्मा गांधी की जन्मस्थली तक जाएगी। तीसरी यात्रा अहमदाबाद के झांझरका के सवैया नाथ जी धाम से शुरू होकर सोमनाथ मंदिर पर जाकर खत्म होगी। चौथी यात्रा नवसारी जिले के वसंता तालुका में उनाई माता मंदिर से अंबाजी के मंदिर तक जाएगी। वहीं 5वीं यात्रा भी उनाई से शुरू होगी और उसका समापन खेड़ा जिले के फागवेल के भातीजी महाराज मंदिर में होगा। बीजेपी की गुजरात गौरव यात्रा का रूट इस तरह बनाया गया है कि वो ज्यादा से ज्यादा आदिवासी इलाकों से होकर गुजरे। दरअसल 2017 के चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन आदिवासी इलाकों में अच्छा नहीं रहा था। विधानसभा की कुल 27 सीटें आदिवासियों के लिए आरक्षित है। इनमें से 2017 में बीजेपी को महज 9, भारतीय ट्राइबल पार्टी को 2 सीटें मिली थी, जबकि 16 सीटों पर कांग्रेस ने कब्जा जमा लिया था। ऐसे में बीजेपी का पूरा जोर आदिवासियों को अपने साथ लाने पर है। भूपेंद्र पटेल के मंत्रिमंडल में इस वक्त 4 आदिवासी मंत्री हैं। अब तो देश की राष्ट्रपति भी एक आदिवासी महिला हैं। आपको याद होगा कि 2 अक्टूबर से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2 दिनों का गुजरात दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने गुजरात मॉडल की तारीफ की थी और अब 10 दिनों तक चलने वाली गुजरात गौरव यात्रा के दौरान आदिवासी इलाकों में बीजेपी के तमाम दिग्गज पूरा जोर लगाएंगे। बीजेपी की चिंता 2002 के बाद से विधानसभा चुनाव में उसका गिरता प्रदर्शन है। साल 2002 में जहां बीजेपी ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 127 सीटें जीती थी,
वहीं 2007 में उसे 117 सीटों पर जीत मिली थी। 2012 में ये आंकड़ा 115 पर आ गया। लेकिन 2017 में जब नरेंद्र मोदी केंद्र प्रधानमंत्री के तौर पर दिल्ली की जिम्मेदारी संभाल रहे थे, तब बीजेपी का आंकड़ा घटकर 99 पर आ गया। लिहाजा इस बार बीजेपी ने 150 से ज्यादा सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है, जो अब तक गुजरात में कोई भी पार्टी नहीं जीत सकी है। 1985 में कांग्रेस ने 149 सीटों पर जीत दर्ज की थी। हालांकि बीजेपी ने इस बार जितनी ताकत झोंकी है, उससे साफ नजर आ रहा है कि वो कोई कसर बाकी नहीं रखना चाहती है। मेहसाणा में सौरभ वक्तानिया के साथ आज तक ब्यूरो। दिल्ली के बाद पंजाब में मिली जीत से आम आदमी पार्टी के हौसले इस समय बुलंद हैं। अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान गुजरात चुनाव में जमकर प्रचार कर रहे हैं। इस प्रचार के दौरान जुबानी जंग भी छिड़ी हुई है। इस जंग में अर्बन नक्सल से लेकर कृष्ण और कंस तक का जिक्र हो रहा है। आ नक्सलवादी मानसिकता वाला लोगों है। मेरा जन्म जन्माष्टमी के दिन हुआ था, ये इन कंस की औलादों का नाश करने के लिए। अब तक गुजरात का चुनावी मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच हुआ करता था। इस बार आम आदमी पार्टी के चुनाव में आने से रोमांच बढ़ गया है। अगर पीएम मोदी ने गुजरात में प्रचार की कमान संभाल रखी है, तो आम आदमी पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल ने मोर्चा संभाल रखा है। दोनों के बीच जुबानी जंग भी छिड़ गई है। आ नक्सलवादी मानसिकता वाला लोगों है। पहला सरदार सरोवर डेम ने रोकवा माटे भरपूर कोशिश करी અને આ અર્બન નક્સલ હવે નવા રંગરૂપ સાથે પ્રવેશવાની કોશિશ કરી રહ્યા છે। એમણે વાઘા બદલ્યા છે। અને ઉત્સાહી ઉમંગવાળા ભોળાભાળા જવાનિયાઓને ભરમાડી રહ્યા છે। प्रधानमंत्री मोदी ने इशारों में आम आदमी पार्टी पर हमला किया, तो बीजेपी ने केजरीवाल के खिलाफ धर्म का दाव चला और मामला हिंदू मुसलमान तक पहुंच गया। जवाब में केजरीवाल ने इस लड़ाई को कृष्ण बनाम कंस की तरफ मोड़ दिया। मेरा जन्म जन्माष्टमी के दिन हुआ था। जिस दिन मेरा जन्म हुआ था, उस दिन जन्माष्टमी थी, श्री कृष्ण जन्माष्टमी। और मुझे भगवान ने एक स्पेशल काम दे के भेजा है, ये इन कंस की औलादों का नाश करने के लिए। अब हवन में शामिल होने। गुजरात चुनाव में अगर आम आदमी पार्टी की ताकत बढ़ती है, तो ये बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती होगी। कांग्रेस एकदम खामोश है। बीजेपी चौकन्ना है कि कहीं कांग्रेस का पूरा वोट बैंक आम आदमी पार्टी में ट्रांसफर न हो जाए। इस वजह से ही बीजेपी के तमाम बड़े नेता आम आदमी पार्टी पर हमला कर रहे हैं। इस बीच आपके प्रदेश अध्यक्ष ने पीएम मोदी को लेकर ऐसा कुछ कहा जिसे हम आपको सुना नहीं सकते, लेकिन बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी आपत्ति जताई। यह गुजरात का भी अपमान है, यह हिंदुस्तान का भी अपमान है, यह लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का अपमान है। यह भाषा का स्तर आम आदमी पार्टी के गुजरात के अध्यक्ष का है। यह हारने की बौखलाहट है। आम आदमी पार्टी को रोकने की साजिश हो रही है। इसी अनुक्रम में वो बार बार कहीं से ये वीडियो आ गया, कहीं से वो वीडियो आ गया, आज ये आ गया, वो आ गया। इनके पास अब मुद्दों की बात नहीं बची है। इसीलिए कल से ये लोग कोई पुराना, कोई फर्जी, सच्चा झूठा, पता नहीं क्या क्या वीडियो लेकर के आ गए। और अब से कुछ देर पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने द्वारका से दूसरी यात्रा को रवाना किया। यह यात्रा द्वारका से महात्मा गांधी की जन्मस्थली पोरबंदर तक जाएगी। इसे बिरसा मुंडा यात्रा का नाम दिया गया है। इस मौके पर जेपी नड्डा ने एक जनसभा को संबोधित भी किया और राजनीति में परिवारवाद पर जमकर हमला बोला।